साथियों नमस्कार। आज आरक्षण को लेकर के चर्चा थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूं। साथियों, आरक्षण आरक्षण आज एक ऐसी चीज बन चुकी है जो हमारे देश से जुड़ चुकी है। हाँ, बहुत सारे समाज से जुड़ चुकी है, एक व्यवस्था के रूप में काम कर रही है ना। 1950 में इसे 10-20 साल के लिए लाया गया था, लेकिन हर स्थिति के साथ 10 साल करते हुए इसे बढ़ाया जा रहा है। लेकिन एक भी बार इसकी पूर्ण रूप से समीक्षा नहीं हुई है। जिन लोगों को आरक्षण मिल रहा है या जिन लोगों के लिए लाया गया है, क्या उन्हें इससे फायदा हुआ है? इस चीज की समीक्षा, है ना, ढंग से समझने की, कि जिन लोगों के लिए लाया गया है, जिनको इसकी जरूरत है, क्या उन लोगों तक इसकी क्या सच्चाई है? हमारे राष्ट्र के अंदर क्या ये हो पा रहा है? ऐसी चीजों की कभी समीक्षा ना की जाती है, ना कभी हुई है। यही आरक्षण का सबसे काला सच है, जबकि समीक्षा होनी चाहिए थी। क्योंकि समीक्षा इसीलिए जरूरी है, जिन लोगों के लिए जो व्यवस्था दी जा रही है, जो सुविधा दी जा रही है, जो अवसर दिए जा रहे हैं, क्या उन लोगों तक पहुंच रहे हैं? यदि इस बात को स्वीकार किया जाए कि आरक्षण लोगों की जरूरत है, उन्हें मिलना चाहिए, तो भी समीक्षा अनिवार्य है ना। तो इसके 2-3 संदर्भों पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा अच्छे से, जिस पर अधिकतर लोग बात नहीं करना चाहते हैं या भाग जाते हैं, या इस तरह की बहस को विषय ही नहीं मानते हैं। सबसे जरूरी यह है कि समीक्षा होनी चाहिए, ताकि राष्ट्र के अंदर जो अंतिम व्यक्ति है, क्या उस तक विशेष लोगों में जिन्हें आरक्षण की सुविधाएं मिल रही है, क्या उन्हें मिल रही है? दूसरी बात, साथियों, इसके भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आरक्षण का जो बेस माना गया है, जिस रूप में आरक्षण को लाया गया है, सबसे पहले हमें समझना क्या होगा। आरक्षण इसीलिए लाया गया है, जो बड़े स्तर पर मुद्दा बनाया गया था कि लोगों का शोषण किया गया था, लोगों को अवसर नहीं दिए गए थे, या फिर जात पात जैसा एक विषय था। इस चीज को, यानी एक समानता बनाए रखने के लिए आरक्षण को लाया गया था, एससी एसटी के तौर पर। तो साथियों, मेरा ये प्रश्न है, आज भी समाज में एससी वर्ग के अंदर आप जाएंगे, एसटी वर्ग के अंदर जाएंगे, वहां पर इतना अधिक जात पात का एक दौर है, अभी भी चल रहा है। जब उस वर्ग के अंदर आंतरिक तौर पर बहुत ज्यादा जात पात चल रही है, तो वहां पर क्या शोषण नहीं होता होगा? वहां पर वंचित लोग नहीं होंगे? क्या उनके लिए कोई अलग कैटेगरी नहीं बननी चाहिए? क्या उनके भी कोई अधिकार नहीं है? क्या उनके विषय में भी आरक्षण के अंदर सोचना नहीं चाहिए था? ये क्या कर दिया, एक दो वर्गों को अलग अलग कर दिया है, सामान्य वर्ग हो या एससी एसटी वर्ग हो। अब ओबीसी एक वर्ग आ गया है। अगर आरक्षण एक वंचित को, एक शोषित को एक अवसर देने के लिए लाया गया था, तो एसटी समाज के अंदर, ओबीसी समाज के अंदर, या फिर एससी समाज के अंदर जिन लोगों के साथ आंतरिक तौर पर प्रताड़नाएं होती है, शोषण होता है, उन लोगों के लिए अलग से प्रावधान क्यों नहीं रखा गया? क्या इतनी दूरदृष्टि उस समय लोगों के अंदर नहीं थी? सिर्फ सामान्य वर्ग के लिए ही एक नफरत थी, जिसकी वजह से ये एससी एसटी कानून लागू किया गया था, या फिर व्यवस्था दी गई थी? क्योंकि जितना अधिक शोषण आंतरिक तौर पर चीजों में हो रहा है, ओबीसी के लोग एससी एसटी का के ऊपर प्रताड़ना करते हैं। एसटी एसटी एक्ट, एससी एससी एक्ट ओबीसी के लोगों पर ज्यादा लगता है, वो भी एक अलग विषय है। उससे पहले आंतरिक तौर पर ऐसी समाज के अंदर चीजें हैं, वहां पर बहुत बड़े स्तर पर ये चीजें होती है, एसटी समाज में होती है। क्या इसके लिए प्रावधान बनाने की जरूरत नहीं है? अगर ये वाकई इसीलिए लाया गया है कि लोगों को अवसर मिले, जिन लोगों के साथ शोषण हुआ हो, कोई गलत चीजें हुई हो, उन्हें कोई फायदा मिल पाए, तो इस पर विचार क्यों नहीं किया गया? आज तक कोई इस पर चर्चा नहीं करता है, जबकि ये चीजें बड़े तौर पर समाज के अंदर है। एससी समाज के अंदर है, एसटी समाज के अंदर है, कुछ जगह ओबीसी में भी है। लेकिन सामान्य वर्ग की अगर आप बात करेंगे, वहां पर इस तरह की चीजें देखने को नहीं मिलती है। वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, सब लोगों में तालमेल है। लेकिन ये समस्या एससी एसटी और ओबीसी के अंदर आती है, दिखती भी है। वहां का
वहां ऐसे अवसर क्यों नहीं दिए गए? वहां के लिए विशेष तौर पर क्यों नहीं सोचा गया? वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं जो उस समाज के सामान्य बने हुए हैं और सारी चीजों का अधिक 83% फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, साथियों, एक बहुत बड़ा प्रश्न समाज में उठता है कि सामान्य वर्ग जो है 90% नंबर लाके बाहर हो जाता है, लेकिन जिनको रिजर्वेशन मिलती है वो 30-35% नंबर में अंदर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं इस विषय को थोड़ा अलग तौर पर बताने की कोशिश करूंगा। अगर 100 सीटें किसी भी चीज में हो, चाहे शिक्षक के लिए हो या नौकरी के लिए, हम मानते हैं कि 50% जो सीटें हैं वो सामान्य तौर पर अलग कर दी जाएगी। सामान्य में सभी लोग शामिल होंगे, पूरे भारत के नागरिक। अब इसमें कोई जाति वाती वाली बात नहीं आएगी। वहां पर सामान्य भी होगा, ओबीसी भी होगा, एसटी भी होगा, एससी भी होगा, सब लोग शामिल हो जाएंगे। जो 50% सीटें सामान्य रखी गई है वहां पर सभी लोगों को 90% यानी अपना मेरिट देना होगा। लेकिन इसके बाद बात आती है एससी, एसटी और ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की, जो आरक्षण के अंदर है। यहां पर कोई भी सामान्य वर्ग का शामिल नहीं हो पाएगा। वो चाहे एससी समाज से हो, एसटी समाज से हो, वो चाहे ओबीसी से हो, वो चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे सामान्य वर्ग से हो, कोई भी इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता है। जब शामिल नहीं हो सकता है, आंतरिक तौर पर पहले ही आरक्षण की सुविधा रखी गई है। आरक्षण की सुविधा इसीलिए रखी गई यानी कि एक बैरियर लगाया गया है कि सामान्य कोई भी व्यक्ति इसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब सामने वाला चाहे 100 नंबर लाए, चाहे 500 नंबर लाए, उसकी कोई मायने नहीं है। यहाँ पर वही लोग मायने रखते हैं जो उन कैटेगरी, उन चीजों को पूरा करते हैं जिसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई है। तो उसके बाद ऐसी जरूरत क्यों पड़ती है कि उनकी आयु कम कर दी जाती है, उनके लिए नंबर कम रखे जाते हैं, और भी बहुत सी चीजें की जाती हैं, जबकि उनका कंपटीशन तो सामान्य से है ही नहीं। जर्नल से कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन अपने आंतरिक लोगों से ही है, जो पहले ही रिजर्वेशन के अंदर है। तो साथियों, जब दूसरों के साथ कंपटीशन ही नहीं है, अपने बीच में ही कंपटीशन होने वाला है, जहां पर एससी समाज के लोग होंगे, एसटी समाज के लोग होंगे, ओबीसी समाज के लोग होंगे, जब इतनी सारी चीजें होगी उसके बाद भी कंपटीशन नहीं होगा। वहां तो मैं बात मानता हूं, अगर सामान्य और जब लोग एक साथ कंपटीशन में जाते हैं, वहां पर ऐसी चीजें होती है, तो मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन जहां पर चीज अलग से ही पहले ही अलग कर दिया गया है चीजों को, ओबीसी को अलग से, एसटी को अलग से, एससी को अलग से, ईडब्ल्यूएस को अलग से रिजर्वेशन मिलना है, इतना इतना परसेंट मिलना है, यानी उस बैरियर के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। वो ओबीसी की बात होगी तो उन्हीं लोगों को लिया जाएगा जो ओबीसी के होंगे, एसटी की बात होगी तो वही लिए जाएंगे जो एसटी से होंगे, एससी की बात होगी तो वही लोग लिए जाएंगे जो एससी से होंगे, ईडब्ल्यूएस की बात होगी तो वही लोग लिए जाएंगे जो ईडब्ल्यूएस के होंगे। जब ये पहले से ही निर्धारित किया गया है, तो फिर यहां पर आंतरिक तौर पर तो कंपटीशन रखना चाहिए, ताकि इस देश को योग्य लोग मिल पाए। और इसी को मैं आरक्षण की सबसे बड़ी कमजोरी मानता हूं। सरकार का कहना यह है कि हम लोगों को, हमें देश के लिए योग्य लोगों की जरूरत नहीं है, हमें लोगों को अवसर देना है, इसीलिए आरक्षण लाया गया है, यह सरकार का मानना है। लेकिन साथियों, समस्या यह है, जब आप देश के लिए एक योग्य व्यक्ति की जगह एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जिसे अवसर की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो देश है उसका भविष्य सुरक्षित हो पाएगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि आंतरिक तौर पर मेरा मानना है, यदि आंतरिक तौर पर चीजें हो रही है तो वहां पर तो कम से कम कंपटीशन होना चाहिए। जहां पे ओबीसी की सीटें हैं उसके लिए कंपटीशन आंतरिक तौर पर करिए, लेकिन उस व्यक्ति को आगे लाइए जो योग्य है। सरकार इसीलिए बचना चाहती है। इसकी दूसरी मंशा में आपको दिखाता हूं, बताने की कोशिश करता हूं। साथियों, कभी भी ना जो ये चीजें होती है इतनी सामान्य नहीं होती जितनी हमें प्रतीत होती है। सरकार अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए इन चीजों को करती है। मैंने पहले भी कह दिया है कि आरक्षण आपको तभी मिलेगा जब आप उसके काबिल पहले कुछ तो होंगे। यदि आपको अच्छी शिक्षा ही नहीं दी गई है तो आप
उसकी योग्यता कैसे रख पाएंगे? सोचिए, सबसे पहले जरूरी है कि आपको शिक्षा मिले। सरकार ने संविधान के अंदर, ये तो मैं संविधान की बात करता हूं, संविधान में आरक्षण की बात है, लेकिन अच्छी शिक्षा मिलेगी इसकी बात नहीं है। और यही संविधान की सबसे बड़ी कमजोरी है। संविधान के अंदर आरक्षण की बात है, लेकिन अच्छी नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, इसकी बात नहीं है। संविधान के अंदर आरक्षण की बात है, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, इसकी बात नहीं है। यही समस्या है, क्योंकि सरकार को सुरक्षित कर देती है, लेकिन जनता के बीच में भ्रम पैदा करती है, आंतरिक मतभेद पैदा करती है। यदि आप किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो उसका फायदा कम से कम उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसे उसकी जरूरत है, सही मायनों में। यहां पर यह नहीं है। दूसरी बात, आरक्षण से भी जो व्यक्ति सामने आ रहा है, कम से कम वो योग्य व्यक्ति हो, कम से कम वो काबिल व्यक्ति हो, कम से कम इस देश के भविष्य के लिए सुरक्षित व्यक्ति हो। अगर ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सही है तो आरक्षण गलत नहीं हो सकता। समस्या ये है, ना ही तो उन लोगों तक जिन्हें इसकी जरूरत है, उन लोगों को वो सुविधा मिल पा रही है, वो अवसर मिल पा रहे हैं, ना ही एक योग्य व्यक्ति इस देश के नेतृत्व के लिए आगे आ पाता है।